आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो अर्थमिति यानी इकोनोमेट्रिक्स और वित्तीय विश्लेषण की दुनिया का एक बहुत ही मजबूत स्तंभ माना जाता है। हम बात कर रहे हैं ई-व्यूज की। हाँ, और ये कोई नया या साधारण टूल नहीं है। मतलब ये दशकों से विश्लेषकों की पहली पसंद रहा है। बिल्कुल। और आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसमें डेटा इंपोर्ट करने की एकदम बुनियादी बातों से लेकर जटिल ARDL मॉडल तैयार करने तक के बेहतरीन ट्यूटोरियल शामिल हैं। और इसके साथ ही हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषणात्मक लेख भी है। ये लेख इस बात की पड़ताल करता है कि क्या आज के ओपन सोर्स के दौर में, जहां पाइथन और R जैसे टूल्स का बोलबाला है, वहां ई-व्यूज आज भी डेटा एनालिसिस का स्वर्ण मानक यानी गोल्ड स्टैंडर्ड है या नहीं। सही कहा। इस पूरी चर्चा का मुख्य उद्देश्य या मिशन यही है कि हम ये समझें कि अर्थशास्त्री और वित्तीय विश्लेषक आखिर कच्चे डेटा को भविष्यवाणियों में बदलते कैसे हैं। ई-व्यूज के काम करने का असल तरीका क्या है। ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। डेटा केवल स्प्रेडशीट में पड़े हुए कुछ बेजान नंबर नहीं होते। ये असल में भविष्य देखने का एक तरीका है, एक खिड़की है। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि हम सिर्फ इस बात पर ध्यान नहीं देंगे कि ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, बल्कि हम इसके क्यों पर भी बात करेंगे। मतलब ये टूल्स असल दुनिया के फैसलों को कैसे प्रभावित करते हैं। एकदम सही। ये तकनीकी टूल्स वास्तविक दुनिया के बड़े वित्तीय फैसलों की दिशा कैसे तय करते हैं, हम इसकी गहराई में जाएंगे। तो शुरुआत एकदम बुनियादी ढांचे से करते हैं। ई-व्यूज, जिसका पूरा नाम ही इकोनोमेट्रिक व्यूज है, वो मुख्य रूप से टाइम सीरीज, क्रॉस सेक्शनल और पैनल डेटा को संभालने के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, और अगर इसके यूजर इंटरफेस की बात करें तो सॉफ्टवेयर में मुख्य रूप से दो हिस्से होते हैं। एक होती है कमांड विंडो, जहां हम निर्देश देते हैं, और दूसरा होता है वर्क एरिया, जहां सारा एक्शन होता है। बिल्कुल। वर्कबुक के अंदर हम अलग अलग पेज बना सकते हैं, जैसे एक्सेल में शीट्स होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। अब ये पेज दो तरह के हो सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड और डेटेड, है ना। हाँ, अनस्ट्रक्चर्ड मतलब बिना डेट वाले, जैसे अगर हम अलग अलग कंपनियों या देशों का डेटा एक साथ देख रहे हों, और दूसरे होते हैं डेटेड यानी तारीख वाले, जैसे सालाना या मासिक डेटा। अब डेटा इंपोर्ट करने की बात करें तो ये काफ़ी आसान है। एक्सेल से डेटा को फॉरेन डेटा एज वर्क फाइल कमांड के जरिए सीधे इंपोर्ट किया जा सकता है, या फिर कमांड विंडो में मैनुअल रूप से भी डाल सकते हैं। जैसे हम टाइप कर सकते हैं डेटा, GDP, रेमिटेंसेस, इंपोर्ट्स, और वो वेरिएबल्स बन जाएंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है जो अक्सर नए लोगों को कंफ्यूज करता है, रेंज और सैंपल के बीच का अंतर। ये बहुत अहम अंतर है। रेंज का मतलब है आपका पूरा का पूरा डेटा सेट, शुरू से लेकर अंत तक। और सैंपल? सैंपल उस डेटा का एक हिस्सा है जिस पर आप फिलहाल काम कर रहे हैं। हम ई-व्यूज में इफ कंडीशन लगाकर अपने सैंपल को नियंत्रित कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास दुनिया भर की कंपनियों का डेटा है, तो हम कमांड दे सकते हैं कि सिर्फ वही सैंपल इस्तेमाल हो जो नैस्डैक पर रजिस्टर कंपनियों का है। इससे मूल डेटा सुरक्षित रहता है और विश्लेषण सटीक होता है। और एक चीज जिसने मुझे स्रोत सामग्री में काफी हैरान किया वो ये कि ई-व्यूज में हर चीज एक ऑब्जेक्ट होती है। मतलब लगभग 30 प्रकार के ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें। बिल्कुल, जैसे वेरिएबल्स के लिए सीरीज ऑब्जेक्ट होता है, कई वेरिएबल्स को एक साथ ग्रुप करने के लिए ग्रुप ऑब्जेक्ट होता है। अब मैंने देखा कि सी यानी कोएफिशिएंट्स और रेजिड्यू यानी रेजिड्यूल्स जैसे ऑब्जेक्ट्स तो हर नई वर्क फाइल में पहले से ही मौजूद होते हैं। वो सिस्टम के डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। खैर, डेटा तो आ गया, लेकिन विश्लेषण से पहले डेटा ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी होता है। हाँ, गणित के जटिल काम। ई-व्यूज में ये बस एक कमांड का खेल है। जैसे अगर जीडीपी का लॉग निकालना है तो बस कमांड विंडो में लॉग जीडीपी टाइप कर दो, या अगर स्क्वायर करना है तो GDP*2 टाइप कर सकते हैं। और डिफरेंस निकालना भी बहुत सीधा है। सेकंड डिफरेंस के लिए बस D ब्रैकेट में GDP, 2 लिख दो, और प्रति व्यक्ति GDP के लिए GDP डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। मतलब एक लाइन में सारा गणित हो जाता है। गणितीय ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा अर्थमिति में एक और बहुत ताकतवर टूल होता है, डमी वेरिएबल्स। हाँ, स्रोत में स्पाइक और शिफ्ट डमी वेरिएबल्स का काफी अच्छे से जिक्र किया गया है। तो स्पाइक डमी किसी एक खास साल के असर को देखने के लिए होती है। मान लीजिए 2005 में कोई अचानक घटना हुई, तो सिर्फ 2005 के लिए डमी की वैल्यू 1 होगी।
बाकी सब जीरो। सही कहा। और शिफ्ट डमी किसी एक पूरी अवधि के प्रभाव को मापती है, जैसे 2005 से 2010 तक कोई नई नीति लागू रही हो। अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें। हाँ, अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये डमी वेरिएबल्स असल दुनिया के अचानक हुए बदलावों को, जैसे कोई अचानक आया वित्तीय संकट या नया टैक्स कानून, उसे हमारे मॉडल में शामिल करने में मदद करते हैं। वरना हमारा मॉडल तो बस एक सीधी लाइन में सोचता रहेगा। और सीधी लाइन से याद आया, डेटा का विजुअलाइजेशन, ग्राफ्स। ई-व्यूज में लाइन ग्राफ और स्कैटर प्लॉट्स बनाना बहुत आसान है, लेकिन एक बहुत ही रोचक समस्या सामने आती है। स्केलिंग की समस्या। बिल्कुल। मान लीजिए हमें एक देश की जनसंख्या और उसके कार्बन उत्सर्जन को एक ही ग्राफ पे देखना है। अब जनसंख्या है 60 मिलियन में और कार्बन उत्सर्जन है कुछ 100 किलो टन में। अगर एक ही साधारण एक्सिस पर बनाएंगे तो 60 मिलियन वाली लाइन ऊपर आसमान में दिखेगी और किलोटन वाली लाइन बिल्कुल नीचे एक्स एक्सिस पर एक सपाट रेखा बनकर चिपक जाएगी। दोनों के ट्रेंड्स की तुलना करना तो असंभव हो जाएगा। इसी का समाधान है ई-व्यूज का ड्यूल एक्सिस स्केलिंग फीचर, मतलब ओवरलैप स्केल्स। हाँ, हम बाएं तरफ जनसंख्या का स्केल और दाईं तरफ उत्सर्जन का स्केल सेट कर सकते हैं। इससे दोनों रेखाएं अपने अपने अनुपात में एक ही ग्राफ पर दिखती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस ग्राफ को सीधे वर्ड या पावर पॉइंट में बिना क्वालिटी खोए कॉपी पेस्ट किया जा सकता है। ये रिपोर्ट बनाने वालों के लिए बहुत बड़ी सहूलियत है। बिल्कुल। अब यहाँ से थोड़ा और गहराई में चलते हैं अर्थमिति के। हाँ, यहाँ मुद्दा सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अब हम ARDL मॉडल की बात करने वाले हैं। ऑटो रिग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल। एकदम सही। बिना भारी शब्दावली के अगर इसे समझें तो इसमें दो मुख्य चीजें होती हैं। एक रेड टर्म्स, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल का अपना ही पिछला डेटा होता है, और दूसरा ब्लू टर्म्स, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पिछला डेटा होता है। मतलब आज का परिणाम सिर्फ आज के कारणों पर नहीं, बल्कि पिछले कई महीनों के कारणों पर भी निर्भर करता है। लेकिन ई-व्यूज में सीधा जाकर बस ARDL रन कर देना इतना आसान नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर स्टेशनैरिटी का नियम लागू होता है, द गोल्डन रूल ऑफ स्टेशनैरिटी। और वो क्या है? नियम यह है कि ARDL चलाने की सबसे बड़ी और पहली शर्त यह है कि आपके वेरिएबल स्थिर यानी स्टेशनरी होने चाहिए। या तो वो अपने मूल स्तर पर स्थिर हो, जिसे I0 कहते हैं, या फिर पहले डिफरेंस के बाद स्थिर हो, जिसे I1 कहते हैं। और अगर कोई वेरिएबल I2 पर हो तो, मतलब दो बार सेंसस निकालना पड़े तो आप वहीं रुक जाते हैं। ARDL का इस्तेमाल I2 वेरिएबल्स के साथ बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ये सांख्यिकी रूप से गलत होगा। समझ गया। और स्टेशनैरिटी साबित होने के बाद हम बाउंस टेस्ट और को इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, जब हम बाउंस टेस्ट रन करते हैं तो ई-व्यूज हमें एक कैलकुलेट की गई F स्टैटिस्टिक्स देता है। इसकी तुलना हमें दो बाउंस से करनी होती है, अपर बाउंड जो I1 के लिए है और लोअर बाउंड जो I0 के लिए है। तो अगर हमारी F स्टैटिस्टिक्स अपर बाउंड से ज्यादा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वेरिएबल्स के बीच लॉन्ग रन रिलेशनशिप यानी दीर्घकालिक संबंध मौजूद है, और जब ऐसा होता है तो हम एरर करेक्शन मॉडल या ECM का इस्तेमाल करते हैं। ECM में एक स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट की भी बात आती है। हाँ, ये मापता है कि अगर सिस्टम में कोई असंतुलन आ जाए तो वो वापस संतुलन में कितनी तेजी से आएगा। जैसे अगर कोएफिशिएंट 2.5% है तो सिस्टम हर पीरियड में सिर्फ 2.5% ही एडजस्ट हो रहा है। और अगर हमारी F स्टैटिस्टिक्स लोअर बाउंड से कम हो तो हम मान लेते हैं कि कोई कोइंटीग्रेशन नहीं है, कोई दीर्घकालिक संबंध नहीं है। उस स्थिति में ECM की जरूरत नहीं होती, हम सिर्फ शॉर्ट रन ARDL चलाते हैं। और अगर वैल्यू दोनों के बीच में अटक जाए तो तब परिणाम अनिर्णायक होता है, हमें और टेस्ट्स करने पड़ते हैं। इसके अलावा शॉर्ट रन कॉज़ैलिटी देखने के लिए वॉल टेस्ट और ग्रेंजर कॉज़ैलिटी टेस्ट भी किए जाते हैं। हाँ, इसमें P वैल्यू का खेल होता है। अगर P वैल्यू 0.05 से कम है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं और मान लेते हैं कि कारण और प्रभाव का संबंध है। बिल्कुल। लेकिन क्या मॉडल बन जाने के बाद, सारे रिजल्ट आ जाने के बाद हमारा काम खत्म हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मॉडल की हेल्थ चेकिंग बहुत जरूरी है, जिसे हम रेजिडुअल डायग्नोस्टिक्स कहते हैं। मतलब जो हिस्सा मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जो एरर बच गया, उसकी जांच करना। सही कहा। इसमें सबसे पहले नॉर्मैलिटी टेस्ट होता है, जो हिस्टोग्राम के जरिए देखा जाता है कि एरर्स का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है या नहीं। और सीरियल कोरिलेशन LM टेस्ट भी होता है? हाँ,
ये देखने के लिए कि कहीं एक पीरियड का एरर दूसरे पीरियड के एरर से जुड़ा तो नहीं है। इसके अलावा हेट्रोस्केडास्टिसिटी चेक करने के लिए ब्रुश-पेगन-गॉडफ्रे टेस्ट किया जाता है। ये नाम काफी भारी हैं, लेकिन ईव्यूज इन सबको बस एक क्लिक में कर देता है। और एक बहुत ही विजुअल टेस्ट है इसमें, स्टेबिलिटी डायग्नोस्टिक्स के अंदर क्यूसम टेस्ट। क्यूसम टेस्ट का ग्राफ बहुत दिलचस्प होता है। इसमें 2 लाल बिंदु वाली रेखाएं होती है जो एक सीमा बनाती हैं। और एक नीली रेखा होती है जो मॉडल की स्थिरता दिखाती है। बिल्कुल। नियम यह है कि उस नीली रेखा को हमेशा उन 2 लाल रेखाओं के बीच ही रहना चाहिए। अगर वो बाहर निकल गई तो मतलब आपका मॉडल अस्थिर है, उसमें कोई स्ट्रक्चरल ब्रेक आ गया है। ARDL की इन सब बारीकियों को देखते हुए एक बात तो साफ है कि ये छोटे डेटा सेट में भी बहुत मजबूत यानी रोबस्ट परिणाम देता है। हाँ, और इसीलिए ये असल दुनिया में इतना इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। स्रोत सामग्री के अनुसार वित्तीय विश्लेषक इसका इस्तेमाल इकोनॉमिक फोरकास्टिंग में करते हैं, जैसे GDP या महंगाई का अनुमान लगाना। रिस्क मैनेजमेंट में भी इसका भारी उपयोग है, स्ट्रेस टेस्टिंग और अलग-अलग परिदृश्यों का विश्लेषण करने के लिए। निवेश की रणनीतियां बनाने और सरकारी नीतियों का प्रभाव जांचने के लिए भी। इसमें एरिमा, वार और गार्क जैसे मॉडल तो पहले से ही मौजूद होते हैं। इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है, क्या ईव्यूज आज भी डेटा एनालिसिस का गोल्ड स्टैंडर्ड है? क्योंकि अब तो पाइथन और R जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बहुत तेजी से आगे आ रहे हैं। अगर हम निष्पक्ष रूप से देखें तो ईव्यूज के कुछ बहुत स्पष्ट फायदे हैं। इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बहुत ही आसान है। कोई भी क्लिक करके मॉडल रन कर सकता है और ये बड़े डेटा सेट को आसानी से संभाल लेता है। और इसके सांख्यिकी टूल्स बहुत मजबूत हैं, लेकिन इसकी चुनौतियां भी कम नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती तो इसका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के मुकाबले सीमित एकीकरण है। हाँ, आप इसे नई मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज के साथ आसानी से नहीं जोड़ सकते। और चूंकि ये कमर्शियल सॉफ्टवेयर है, इसका लाइसेंस काफी महंगा है। छोटे संस्थानों या छात्रों के लिए ये एक बड़ी बाधा है। और एक बात ये भी है कि बुनियादी काम तो इसमें बहुत आसान है, क्लिक करके हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको एडवांस्ड फीचर्स इस्तेमाल करने हैं या अपनी खुद की प्रोग्रामिंग करनी है तो इसका लर्निंग कर्व बहुत स्टीप है, बहुत मेहनत लगती है सीखने में। तो कुल मिला के निष्कर्ष यही निकलता है कि ये पूरी तरह से यूजर की जरूरतों पर निर्भर करता है। बिल्कुल। अगर आपको रेडीमेड फोरकास्टिंग टूल्स और आसानी चाहिए तो ईव्यूज आज भी बेहतरीन है। लेकिन अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, कुछ नया कोड करना है, तो ओपन सोर्स विकल्प ज्यादा बेहतर है। एकदम सही मूल्यांकन है ये। तो आज की इस चर्चा को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि हमने एक्सेल डेटा को वर्क फाइल में इंपोर्ट करने से लेकर उसे ट्रांसफॉर्म करने तक का सफर तय किया, सिक्योरिटी के नियम देखे और डायग्नोस्टिक्स पर बात की, और अंत में ईव्यूज के उद्योग स्तर के दबदबे का एक निष्पक्ष विश्लेषण भी किया। इन सब तकनीकी बातों के बीच स्रोत सामग्री से परे जाकर एक विचार मन में आता है जो मुझे लगता है कि सोचने लायक है। वो क्या? जब ईव्यूज जैसे सॉफ्टवेयर इतने जटिल मॉडल्स जैसे ARDL या गार्क्स को अपने इतने आसान इंटरफेस की वजह से बस कुछ ही क्लिक्स में चलाना संभव बना देते हैं, तो क्या इससे ब्लैक बॉक्स इकोनॉमिक्स का खतरा नहीं बढ़ जाता? ब्लैक बॉक्स इकोनॉमिक्स? हाँ, एक ऐसी स्थिति जहां विश्लेषक बस डेटा डालते हैं, कुछ बटन दबाते हैं और परिणाम निकाल लेते हैं, लेकिन उस परिणाम के पीछे जो गहरा गणित काम कर रहा है, जो अर्थमितीय मान्यताएं हैं, उन्हें वो पूरी तरह से समझते ही नहीं है। ये तो वाकई एक बहुत ही गंभीर विचार है। सुविधा कहीं समझदारी पर भारी न पड़ जाए, श्रोताओं के लिए ये मंथन करने का एक बेहतरीन बिंदु है। बिल्कुल, तकनीक उपकरण है, उसका इस्तेमाल आंख मूंद कर नहीं किया जाना चाहिए। इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। डेटा और मॉडल्स के पीछे छिपे अर्थ को खोजने की यह यात्रा आगे भी जारी रहेगी। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।